हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो आपके होंगे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी के टॉपिक से। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ये कॉमन टॉपिक है एक तरीके से, जो आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में देखने के मिल जाएंगे। आपको इवन आपकी यूजीसी नेट में भी इससे रिलेटेड एक यूनिट भी दे रखी हुई है, यूनिट 3 पेपर 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सम पीपल हैव मोर कैपेसिटी फॉर टैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग सच पर्सन विजडम इज हाईएस्ट। कुछ लोगों में व्यवहार कुशलता की क्षमता अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि सर्वाधिक होता है? सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसे अमूर्त बुद्धि बोलते हैं। फिर आता है एम्बॉडीड इंटेलिजेंस, जिसे मूर्त बुद्धि बोलते हैं। सोशल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। और जो आखिरी ऑप्शन है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त तीनों तरह की बुद्धि उसके अंदर पाई जाती है। ठीक, तो ये पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोशल। सबसे ज्यादा कौन सी अधिक बुद्धि उनके पास पाई जाती है? सोशल इंटेलिजेंस। क्लियर है बात? अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें, गाल्टन हैज कंसिडर्ड, ठीक है, गाल्टन ने क्या कंसिडर किया है कि गाल्टन कंसिडर्ड इंटेलिजेंस, गाल्टन ने इंटेलिजेंस को कैसे कंसिडर किया है? बुद्धि को गाल्टन ने क्या माना है? इनबॉर्न कैपेसिटी बोला है, एक्वायर्ड कैपेसिटी एज्यूम किया है, या फिर कंसिडर किया है पार्शियली कॉन्जेंटियल एंड पार्शियली एक्वायर्ड। ऑप्शन डी, कल्चर फ्री कैपेसिटी। हिंदी में भी है जन्मजात क्षमता, इनबॉर्न कैपेसिटी, ठीक है, माना जाता है। अर्जित क्षमता, जिसे एक्वायर्ड कैपेसिटी बोलते हैं, अंशतः जन्मजात भी हो सकते है इसमें, और अर्जित भी मानते हैं। ठीक है, पार्शियली एक्वायर्ड, पार्शियली इनबॉर्न भी बोलते हैं। संस्कृति मुक्ति क्षमता, जिसे कल्चर फ्री कैपेसिटी बोलते हैं। तो गाल्टन ने बुद्धि को क्या कंसीडर किया हुआ है? तो गाल्टन के अकॉर्डिंग जो बुद्धि है वो हमारी है, गाल्टन के अकॉर्डिंग जो बुद्धि है वो कौन सी बुद्धि हो जाएगी आपकी? जन्मजात, इनबॉर्न कैपेसिटी। गाल्टन ने क्या बोला है? जो बुद्धि है वो कैसी है? इनबॉर्न कैपेसिटी है। ठीक है, इनबॉर्न कैपेसिटी है, जन्मजात क्षमता है। ठीक है, क्लियर है बात कि गाल्टन ने बुद्धि को क्या माना है? जन्मजात क्षमता माना है। क्लियर? आगे चले। आगे तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, हु प्रोपाउंडेड द हेरिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, वंशागतिशीलता अनुपात, जिसे हेरिटेबिलिटी रेशियो भी बोलते हैं, उसका प्रतिपादन किसने किया था? जेनसन ने, गाल्टन ने, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? जेनसन ने, गाल्टन ने, स्पीयरमैन ने, या फिर थर्स्टन ने। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेनसन। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिटेबिलिटी रेशियो। वंशागतिशीलता अनुपात से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हेरिटेबिलिटी रेशियो क्या है आपका? वंशागतिशीलता अनुपात है, जिससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, हेरिडिटी एंड 20% are caused by environment for 80% of the changes in intelligence among individual. Second option is heredity accounts for 20% of the variation in IQ among individual and the environment account for 80%. Third option is, of the variation in IQ among individual, 50% is due to the environment and 50% is due to the heredity. Option D क्या कहता है? 60% of the changes in IQ between individual or due to environment and 40% to heredity. हिंदी में क्या बोल रहा है आपको? व्यक्तियों के, पहला ऑप्शन क्या है? व्यक्तियों के बीच बुद्धि लब्धि के परिवर्तनों में से 80% का कारण आनुवंशिकता तथा 20% का कारण पर्यावरण होता है। ठीक है, 80% आपका हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है और 20% आपका इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? व्यक्ति के बीच बुद्धि लब्धि के परिवर्तनों में 20% का कारण आनुवंशिकता तथा 80% का कारण पर्यावरण होता है। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट बोला इसने। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? व्यक्ति के बीच बुद्धि लब्धि के परिवर्तनों में से 50% पर्यावरण तथा 50% आनुवंशिकता के कारण है। यहाँ पे 50-50 में हो गया। आखिरी ऑप्शन क्या है? व्यक्तियों के बीच बुद्धि लब्धि के परिवर्तनों में 60% पर्यावरण तथा 40% आनुवंशिकता के कारण होता है। ठीक, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन क्या था आपका? जो वंशागतिशीलता अनुपात है, हेरिटेबिलिटी रेशियो है, उससे आप क्या समझते हैं?
तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो व्यक्तियों के बीच की बुद्धि लब्धियों के परिवर्तन में से 60% आपका पर्यावरण का और 40% आपका आनुवांशिकता के कारण होता है। क्लियर है बात? ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? There are some criticism of the Jensen hypothesis. Which of the following cannot be included in the category of those criticism? ठीक है, जेंसन की कुछ क्रिटिसिज्म, जेंसन हाइपोथेसिस के कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जेंसन हाइपोथेसिस की कुछ आलोचनाएं हैं, निम्नांकित में से किसी उन आलोचनाओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक, पहला है जेंसन इन हिज स्टडी, जो जेंसन थे, ठीक है, उन्होंने अपनी स्टडी एनालाइज द इंटेलिजेंस क्वोशंट ऑफ व्हाइट पीपल ओनली, ठीक है, देयरफॉर देयर रिजल्ट डज नॉट अप्लाई टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आईक्यू ऑफ नॉन व्हाइट पीपल। मतलब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है उन्होंने व्हाइट पीपल पे ही उसको अप्लाई किया था, तो इसी वजह से जो नॉन व्हाइट पीपल होंगे वो तो यहाँ से फिर डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है द हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट इज 80, जो हेरिटेबिलिटी इंटेलिजेंस क्वोशंट है वो कितना है? 80। तीसरा ऑप्शन है ब्लैक चिल्ड्रन बीइंग रेज्ड इन अ हायर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक, एनवायरनमेंट इंटेलिजेंस गेन इज इंक्रीज बाय फ्यू पॉइंट। क्लियर है? चौथा ऑप्शन क्या है? द हेरिडिटी रेशियो प्रोपाउंडेड बाय जेंसन इज एन एक्सिगरेटेड रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहला हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन? जेंसन ने अपने अध्ययन में सिर्फ श्वेत लोगों की बुद्धि लब्धि का ही विश्लेषण किया था, अतः उनका परिणाम अश्वेत लोगों नॉन व्हाइट की बुद्धि लब्धि की व्याख्या पर लागू नहीं होता। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? बुद्धि लब्धि की आनुवांशिकता आपकी कितनी है? हेरिटेबिलिटी कितनी है? 80 है। तीसरा ऑप्शन क्या है? अश्वेत बच्चों का उच्च सामाजिक आर्थिक वातावरण में पालन पोषण किए जाने पर उनका बुद्धि लब्धि में कुछ बिंदुओं की वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन क्या कह रहा है? जेंसन द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता अनुपात अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिया गया एक अनुपात है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बोला है जो बुद्धि लब्धि की आनुवांशिकता है वो 80 है। हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया था? जो जेंसन की हाइपोथेसिस है उसकी कुछ क्रिटिसिज्म है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उनकी क्रिटिसिज्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो ये ए भी उनकी क्रिटिसिज्म में आता है, सी भी उनकी क्रिटिसिज्म में आता है, डी भी आता है, लेकिन बी के बारे में नहीं बात हुई थी यहाँ पे। बुद्धि लब्धि की आनुवांशिकता हेरिडिबिलिटी जिसे बोलते हैं वो 80 है, ठीक है, ये इनकी आलोचनाओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है बात। अब आगे चलते हैं। What do you understand about the heritability of intelligence? आप heritability of intelligence से क्या समझते हैं? heritability of intelligence से क्या समझते हैं? सबसे पहला है intelligence is affected by heredity only, ठीक है। जो इंटेलिजेंस है उसको मैं हिंदी में भी यहाँ पे बोल देती हूँ, जो बुद्धि है, बुद्धि केवल हेरिडिटी से प्रभावित होता है, ठीक है। पहले ऑप्शन में ये बोला गया कि बुद्धि सिर्फ हेरिडिटी की वजह से ही प्रभावित होता है। दूसरा बोला ओनली द इन्वायरमेंट ऑन द इंटेलिजेंस हैज एन इफेक्ट। दूसरा कहता है बुद्धि पर केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, केवल की बात यहाँ पे होती है, ध्यान देना है, ठीक। फिर आता है इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इंटेलिजेंस दोनों से इफेक्ट करती है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। फिर आखिरी ऑप्शन है हेरिडिटी इज मोर इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस एंड लेसर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का इंटेलिजेंस पे ज्यादा इफेक्ट है और इन्वायरमेंट का कम है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। What do you understand about the heritability of intelligence? इसका आंसर होगा आपका heredity has more effect on the intelligence and lesser effect on the environment. क्लियर है बात? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what is called aptitude, ठीक है, अभिक्षमता जिसे बोलते हैं। अभिक्षमता किसे कहा जाता है? ठीक, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पोटेंशियल ऑफ पर्सन विच कैन बी इम्प्रूव बाय ट्रेनिंग, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन विच कैन बी इम्प्रूव बाय अ ट्रेनिंग। एक मिनट, पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन विच कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अ ट्रेनिंग, व्यक्ति की अंतर शक्ति वो पोटेंशियल जिसे प्रशिक्षण देकर उन्नत बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कहता है द अचीवमेंट पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल आफ्टर इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने के बाद व्यक्ति की उपलब्धि क्षमता के बारे में यहाँ बात की गई है। तीसरा बात है
द इननेट जनरल पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल विच इज फुलफिल्ड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन लाइफ। मतलब व्यक्ति की जन्मजात समझ सामान्य क्षमता जो पूरी जिंदगी लगभग स्थिर सा रहता है। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, दैट कैपेसिटी ऑफ अ इंडिविजुअल विच इज कॉमन टू ऑल काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी। व्यक्ति की वह क्षमता जो सभी तरह की मानसिक क्रियाओं के करने में उभयनिष्ठ या फिर कॉमन होती है। तो हम एप्टीट्यूड किसको कहेंगे? एप्टीट्यूड क्या होता है? पोटेंशियल होता है, किसी इंसान की जो अंतर शक्ति होती है, पोटेंशियल होता है जिसे हम ट्रेनिंग देकर और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे चलते हैं फिर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टीट्यूड वॉज क्रिएटेड बाय बिनेट, शिशोर एंड वेस्टमैन। ठीक है, निम्नांकित में से किस अभिक्षमता प्रशिक्षण, निम्नांकित में से किस अभिक्षमता प्रशिक्षण एप्टीट्यूड का निर्माण बेनेट, शिशोर तथा वेस्टमैन ने के द्वारा किया गया था? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जिसका ये GATB, इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल, ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। डैट, जिसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे मैट बोल देते हैं। ठीक है, मोटर डेक्सटेरिटी टेस्ट, ठीक है, जिसे MDT बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? होगा आपका डैट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। इंटेलिजेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, इंटेलिजेंस इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। सबको पता है इंटेलिजेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, MA/CA इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स और थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द 8 फैक्टर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात किसकी की गई है? 8 फैक्टर की बात की गई है। हैज बीन कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, निम्नांकित में से किस बुद्धि के मॉडल या सिद्धांत में 8 कारक को बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है? स्पेयरमैन, जिसने 2 फैक्टर की बात की है, थर्स्टन थ्योरी, कैटल थ्योरी या फिर गिलफोर्ड थ्योरी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंपल सा हो जाएगा स्पेयरमैन। ठीक है, इसका आंसर, एक सेकेंड, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आपका क्वेश्चन था यहाँ पे सिद्धांत में G कारक है, ये 8 कारक नहीं है, तो गलत हो जाएगा, ये G फैक्टर की बात की गई है। ठीक है, ठीक है, G फैक्टर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स और थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द G फैक्टर हैज बीन कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर्स की बात की आपका। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका G फैक्टर। एक बात की उन्होंने जनरल फैक्टर की, एक बात की उन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर की। ठीक है, जनरल जो इंटेलिजेंस होती है वो सब में पाई जाती है, और स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस होती है वो कुछ में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि ये G फैक्टर की, 8 फैक्टर की बात नहीं की गई है, G फैक्टर की बात की गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, many of elements or factor of intelligence have been told in the theory of intelligence propounded by Thurston, denoted by special abbreviation, which of the following abbreviation cannot be included in those factor। ध्यान किस पे देना है? cannot पे। ठीक है, इंक्लूडेड की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कैन नॉट इंक्लूडेड की बात की गई। थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि के कई तत्व या कारक बतलाए गए हैं, जिसे विशेष संकेताक्षर द्वारा दिखलाया गया है। निम्नांकित में से कौन सा संकेताक्षर को उन कारकों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा? के। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन द टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसे हम लोग बोलते हैं PMA। ठीक है, क्या बोलते हैं? PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो क्रिएट किया था, जिसे दिया था आपके थर्स्टन ने। थर्स्टन द्वारा निर्मित प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में कितने कारक होते हैं? ठीक है, कितने कारक होते हैं? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में आपके 7 होते हैं। ठीक है, 7 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे बात हुई है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस propounded by स्पेयरमैन,
यहाँ पे स्पेयरमैन के बारे में बात की जा रही है। स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर की बात की है, जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बात की है। टेल द अनट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें अनट्रू स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो हमारा अनट्रू स्टेटमेंट इसमें कौन सा होगा? द इम्पोर्टेंस ऑफ जी फैक्टर इन इंटेलिजेंस इज मोर देन दैट ऑफ एस फैक्टर। ठीक है, जो स्पेयर में जो बुद्धि है आपकी, जिसमें जी कारक का महत्व एस कारक से अधिक होता है। दूसरा, जी फैक्टर इज नॉट अफेक्टेड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो हमारा जनरल फैक्टर है वो इफेक्ट नहीं करता है एजुकेशन और ट्रेनिंग से, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा ऑप्शन है द नेचर ऑफ द एस फैक्टर इज इम्यूटेबल, मतलब जो एस कारक का स्वरूप है वो अपरिवर्तनशील होता है। ठीक। चौथा है द एस फैक्टर इज अफेक्टेड बाय प्रायर कोग्निशन ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमारा एस कारक है वो पूर्व जो हमारी जो प्रायर नॉलेज है, प्रायर कॉग्निशन है, प्रायर पूर्व अनुभूति प्रशिक्षण पे से प्रभाव पड़ता है क्या? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा? नहीं है, अनट्रू की बात यहाँ पे की गई है। तो एस कारक का जो प्रभाव होता है वो इम्यूटेबल अपरिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। ठीक है, व्हेन देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट इट गिव्स सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन। यहाँ पे भी स्पेयरमैन की बात की गई है। विभिन्न तरह के मानसिक क्षमता वाले परीक्षणों के बीच जब उच्च सह संबंध हाई कोरिलेशन हो तो इससे स्पेयरमैन के अनुसार निम्नांकित में से किस फैक्टर का समर्थन मिलता है? ठीक है, एस फैक्टर का, जी फैक्टर का, वी फैक्टर का या फिर डब्ल्यू फैक्टर का। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि इसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक फैक्टर है और एक जनरल फैक्टर है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जनरल फैक्टर। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एली, ठीक है, हाँ, थर्स्टन पूरा नाम है इनका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब थर्स्टन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, थर्स्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सा निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ये पूरा क्वेश्चन आपका। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही इंट्रोड्यूस द 2 फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन ने 2 फैक्टर की थ्योरी दी थी, प्रेजेंट की थी। यहीं से गलत हो गया, हमने अभी पहले ही पढ़ा, स्पेयरमैन ने दिया था। ठीक, फिर दूसरा क्या है? ही प्रपोज द हायरार्किकल मॉडल टू एक्सप्लेन द इंटेलिजेंस। नहीं, हायरार्किकल मॉडल की भी इन्होंने बात नहीं की थी, थर्स्टन की बात हो रही है। ठीक, ही आइडेंटिफाई द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा कि पीएमए मॉडल किसने दिया था? आपके थर्स्टन ने दिया था, जिसमें 7 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ही आइडेंटिफाई 120 फैक्टर। ये आपकी गिलफोर्ड ने बात की थी। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रूल्स हिडन इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, थर्स्टन एबिलिटी टू डिस्कवर। ठीक है, व्हाट लेटर डज थर्स्टन इंडिकेट? वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे नियम की खोज करने की क्षमता को थर्स्टन ने किस अक्षर का संकेत प्रदान किया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंपल सा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आर। ठीक, जब आप प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें ही आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल प्रोपाउंडेड बाय अ गिलफोर्ड, ठीक है, द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस हैज बीन एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक है, जैसे इसमें कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस हैज बीन एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ अ 3 डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम दोज 3 डिवीजन। ठीक है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि संरचना मॉडल में बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या 3 विमाओं के रूप में की गई है। निम्नांकित में से कौन उन तीनों से भिन्न है? हमें ऑड वन यहाँ पे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। हमें क्या निकालना है? ऑड वन, जो होता है आपका प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट के बारे में बात की है, यहाँ पे कंटेंट के बारे में बोला है, 3 डायमेंशन में कंटेंट बोला है और प्रोडक्ट बोला है, प्रोसेस की कोई बात नहीं की है। तो ऑड क्या है यहाँ पे? आपका ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे चले, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ गिलफोर्ड मॉडल मेमोरी प्लेस्ड अंडर। गिलफोर्ड मॉडल में 3 डायमेंशन दिए उन्होंने ना, 3 डायमेंशन में क्या दिया आपका? एलिमेंट दिया है, कंटेंट दिया है, प्रोसेस दिया है। तो मेमोरी कौन सी कहाँ पे आती है? आपके प्रोडक्शन में आती है, ठीक है, जिसे उत्पादन बोलते हैं, संक्रिया में आती है जिसे प्रोसेस बोलते हैं, विषय कविता में आती है जिसे थीम बोलते हैं,
ठीक, नन ऑफ द अबव, किसी में नहीं आती, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑपरेशन प्रोसेस। ऑप्शन क्या होगा ऑपरेशन प्रोसेस, ध्यान देना है इसमें, ठीक है, ऑपरेशन प्रोसेस, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिलफोर्ड के मॉडल में स्मृति जिसे मेमोरी बोलते हैं को किसके तहत रखा गया है? मेमोरी को किसके तहत रखा गया है? ये तो आपका वही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, संक्रिय प्रोसेस। ठीक है, ऑपरेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इन द गिलफोर्ड मॉडल 5 टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज हैव बीन प्लेस्ड अंडर द प्रोसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दोज एबिलिटी। ठीक है, गिलफोर्ड मॉडल में, ठीक है, प्रोसेस के तहत 5 तरह की मानसिक क्षमताओं को रखा है। निम्नांकित में से किसी उन क्षमताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका कन्वर्जन थिंकिंग जिसे अभिसारी चिंतन बोलते हैं, फिर आता है आपका संज्ञान जिसे कॉग्निशन बोलते हैं, फिर आता है आपका अपसारी चिंतन जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, फिर आपका आता है स्थानांतरण जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरण। क्लियर है? तो आज हमने इंटेलिजेंस, ठीक है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।